हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि जो ज़िंदगी आपके पास है या तो आप उससे प्यार करना सीख जाओ, और अगर वो ज़िंदगी आपको पसंद नहीं है तो उसको परिवर्तित करने के लिए मेहनत करो। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। या तो जो है उसको एक्सेप्ट करो, और अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो चेंज करो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट भी ना करो, उसमें खुश भी ना रहो और परिवर्तन करने का प्रयास भी ना करो। ठीक है, परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। फैंडम्स कौन होते हैं? जो फैन बेस होता है आजकल इंटरनेट पे, जो भी किसी भी कोई भी इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा थोड़ा सा फेमस हो जाता है तो उसका एक फैन बेस तैयार हो जाता है। यानी कि जनता जो उनको दिलो जान से चाहती है उनको क्या बोला जाता है? फैंडम। तो फैंडम्स माइट स्पीक ऑफ बिटर राइवलरीज। फैंस अक्सर बिटर मतलब कड़वी मतलब द्वेषपूर्ण राइवलरीज मतलब दुश्मनी की बात करेंगे। बट वन ऑफ द बेसिक टेनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स स्पेक्टेटरशिप इज दैट इट गैदर्स एवरीवन अलोंग इन द हेडी एड्रेनालाइन रश दैट मैचेस इंस्पायर। बोल रहे हैं लेकिन एक सबसे बड़ा सिद्धांत, टेनेंट्स मतलब सिद्धांत जो है, स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर कौन होते हैं? दर्शक। तो दर्शकों का जो एक सबसे बड़ा, स्पोर्ट्स के दर्शकों का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि इसमें हर एक वर्ग का, हर एक छोटा बड़ा अमीर गरीब हर कोई जो है वो एकजुट हो जाता है। ठीक है, गैदर्स एवरीवन अलोंग मतलब हर एक को ये एक जैसा ही खुशी, सुकून, और जहाँ पे हेडी एड्रेनालाइन रश बोला गया है तो एड्रेनालाइन क्या होता है? एक तरीके का उत्तेजित करने वाला जो हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उस टाइम पे एड्रेनालाइन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हेडी मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजक, तो हेडी एड्रेनालाइन रश मतलब बहुत तेज़ से फैलने वाला एड्रेनालाइन रश उस टाइम पे देखा जाता है। दैट मैचेस इंस्पायर, जो कि ये मैचेस हमें प्रेरित करते हैं। क्या कर हुआ मतलब कि इसका पूरे स्टेटमेंट का कि फैंस अक्सर हो सकता है कड़वी राइवलरीज की बात करें, लेकिन जो स्पोर्ट्स के दर्शकों का एक बेसिक सिद्धांत है, चाहे फैन किसी भी उसके हों, किसी भी टीम के हों, लेकिन सिद्धांत सबका यही है कि यहाँ पे छोटा बड़ा सभी के लिए एड्रेनालाइन रश सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर मैच जीतने पे खुश हुआ है तो उसी टीम का एक और कोई फैन है जो मैच जीतने पे खुश हुआ, उसको कम खुशी होगी। सबको बराबर ही हो रही है, कम ज़्यादा कैसे आप आंकेंगे? The dine in stadium as Virat lobs the ball over the boundary. डाइन मतलब हल्ला गुल्ला। तो जैसे ही शोरगुल हुआ कहाँ पे? स्टेडियम में। जब विराट कोहली ने, लॉब्स मतलब फेंकना, तो उनने क्या फेंका? बॉल फेंकी ओवर द बाउंड्री के पार, बाउंड्री लाइन फॉर अ सिक्स मतलब बाउंड्री के पार जब बॉल पहुंचाई। और बाउंड्री के पार दो तरह से बॉल जाती हैं, या तो चौका लगता है या छक्का लगता है। तो जब सिक्स लगा, छक्का लगा, तो जो हल्ला गुल मचा पूरे स्टेडियम में, द कलेक्टिव साई ऑफ डिस्पेयर एज अ स्लोअर डिलीवरी फ्रॉम द अनहेराल्डेड लखनऊ सुपर जायंट्स स्पिनर मणिमरन सिद्धार्थ लुल्स हिम। बोल रहे हैं कि, और साथ ही एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जो कलेक्टिव साय मतलब एकदम दर्द भरी कराहना जो होती है ना, किस चीज़ की? ऑफ डिस्पेयर। साय ऑफ डिस्पेयर मतलब निराशा की जो आह निकली एज अ स्लोअर डिलीवरी, क्योंकि बहुत ही स्लो डिलीवरी दी गई किसके द्वारा? अनहेराल्डेड मतलब अप्रसिद्ध कौन सी टीम है? लखनऊ सुपर जायंट्स, कोई नई टीम आई होगी, है ना, तो ज़्यादा फेमस नहीं है। उसका एक स्पिनर है मणिमरन सिद्धार्थ। उन्होंने क्या किया? बहुत हल्की सी मतलब हल्की फुल्की सी डिलीवरी करी, इतनी अच्छी उनकी डिलीवरी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? लल्स मतलब शांत करना। किसको शांत कर दिया? हिम इनटू अ मिसगाइडेड शॉट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ देवदत्त पडिक्कल, जिसकी वजह से वो शांत हो गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक मिसगाइडेड, बिना सोचे समझे एक शॉट खेल दिया और वो शॉट सीधा जाके देवदत्त पडिक्कल के हाथ में लग गया। और ये कब की बात है? ऑन थर्सडे इन अ फर्स्ट इन इंडिया
IPL's fervor got communicated to spectators with auditory और visually disability through, बोल रहे हैं ये थर्सडे को हुआ, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में एक घटना हुई कि IPL में फर्वर मतलब कि उत्साह, किस चीज़ का उत्साह, IPL का जो उत्साह है वो कम्युनिकेट किया गया, यानी कि बताया गया किसके द्वारा, स्पेक्टेटर्स को, उन दर्शकों को जो कि विद ऑडिटरी और विजुअल डिसेबिलिटी, जिनको सुनने से संबंधित या देखने से संबंधित डिसेबिलिटी है, उन लोगों को भी ये मैच कम्युनिकेट किया गया। थ्रू कैसे किया गया, रियल टाइम साइन लैंग्वेज एंड बॉल बाय बॉल डिस्क्रिप्टिव कमेंट्रीज, क्योंकि रियल टाइम मतलब जिस टाइम पे वो चल रहा था मैच, उस टाइम पे लाइव साइन लैंग्वेज कमेंट्री चल रही थी और साथ के साथ बॉल बाय बॉल एक एक बॉल का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, यानी कि जो देख नहीं सकते उनको बताया जा रहा था कि ये बंदा यहाँ से बॉल कर रहा है, इसने ये स्पिन करी और इसने ऐसे बैट पे मारी और फिर वो वहाँ पे बाउंड्री पर चलता गया, राइट। तो बॉल बाय बॉल डिस्क्रिप्शन हो रही थी, कमेंट्री में डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री हो रही थी। It made for a strong statement in a country where disability rights are still at a nascent stage, बोल रहे हैं इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कमेंट आया है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे डिसेबिलिटी के जो अधिकार हैं वो अभी अधिकार है वो भी नेसेंट मतलब उभरते हुए नए हैं, नई स्टेज पर है, उभरती हुई स्टेज पर है, इसमें बहुत काम करना बाकी है। And conversation on inclusivity are guided more often than not by ableist parameters, बोल रहे हैं। और अगर हम इंक्लूसिविटी का मतलब क्या होता है, समावेश करना, सबको इंक्लूड करना, तो इंक्लूसिविटी की अगर हम बात भी करते हैं, कॉन्वर्सेशन भी होते हैं, तो वो अक्सर किससे द्वारा गाइडेड होती है यानी कि किससे उसकी दिशा निर्धारित होती है, अल्बेस्ट विकलांगता विरोधी पैरामीटर्स से उसकी दिशा जो है वो होती है, गाइडेड होती है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में साइन लैंग्वेज असिस्टेंस सर्विसेज हैव बीन अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोटोकॉल्स। तो साइन लैंग्वेज सहायता जो है सर्विसेज वो पार्ट है किसका, एक्सेसिबिलिटी मतलब सुलभ बनाना किस चीज़ को, सुलभता के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पार्ट है साइन लैंग्वेज असिस्टेंस इन सेवरल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अब ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब रियाना ने बिग बॉल में परफॉर्म किया था उस टाइम पे एक जो साइन लैंग्वेज कमेंटेटर था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, लड़की जो कि बहुत कम एज की थी, 21-22 ईयर्स की थी, और उसने इतना अच्छा साइन लैंग्वेज उसको उस टाइम पे बताया और साथ के साथ वो डांस को एंजॉय भी कर रही थी। तो उससे ये चीज़ बहुत लोगों को जिनको नहीं पता थी उनको पता चली कि भाई ये साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, कोर्ट रूम्स में होता है, न्यूज़ तो जैसे दूरदर्शन पे पहले लोग सुनते थे तो एक समय पे मूक बधिर लोगों के लिए ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जाती थी साइन लैंग्वेज के फॉर्म में। अब ये कमर्शियल मीडिया के टाइम में, कमर्शियल मीडिया चैनल्स में तो नहीं देखने मिलती, बट दूरदर्शन में शायद अभी भी होती होगी, अब तो खैर काफ़ी टाइम से नहीं देखा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि दूरदर्शन पे क्या अभी भी मूक बधिर लोगों के लिए न्यूज़ चलाई जाती है साइन लैंग्वेज में। इन क्लब सच एज कैंप नो, होम ऑफ बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, बोल रहे हैं जैसे कि क्लब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्लब का नाम है कैंप नो में, कहाँ पे, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का जो घर है, आर्सेनल्स होम ग्राउंड एमारेट्स स्टेडियम और वेम्बली होम टू इंग्लैंड्स नेशनल फुटबॉल टीम, देयर आर प्रोविजंस ऑफ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स टू हेल्प विजिटर्स। तो यहाँ पे ऐसे प्रावधान है कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स अब मुहैया कराए जाएंगे ताकि जो भी विजिटर्स आए, ठीक है, जो भी वहाँ पे मैच देखने के लिए आए उनको सहूलियत प्रदान की जा सके। In India, where there are approximately 63 million people, हिंदुस्तान में जहाँ अब लगभग 63 मिलियन पीपल जो हैं, 63 मिलियन लोग जो हैं, who suffer from significant auditory impairment, जो ऑडियो मतलब सुनना, तो सुनने की इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने की बाधा है उनको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेट्स, और ये WHO के एस्टिमेट्स का आंकड़ा है, equal uninhibited access to public places and community activities and services remains a challenge। तो वहाँ पे इन लोगों को
अनियंत्रित, इनहिबिटेड मतलब कि अनियंत्रित, और बराबरी का अधिकार जो है अनियंत्रित पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस मतलब वो भी वहाँ पे जा सकते हैं, उनको भी वहाँ पे कुछ चीज़ लेनी है तो वो कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में या फिर सर्विसेज में। ये अभी भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इंडिया हैज़ सीन सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑन डिसेबिलिटी राइट्स इन रिसेंट ईयर। अभी हाल फिलहाल के सालों में हिंदुस्तान में सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट यानी कि जो आंदोलन होते हैं वो देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान में भी, विद द क्वेश्चन ऑफ एक्सेसिबिलिटी गेनिंग प्रोमिनेंस अक्रॉस द बोर्ड। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्सेसिबिलिटी यानी कि हम लोगों को भी चीज़ें मुहैया कराया जाए, हमें भी चीज़ों की सहूलियत हो, हम भी अपनी सहूलियत के अनुसार कहीं आ जा सकें, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि सब तरफ ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है। द एपेक्स कोर्ट कौन होता है? देश की सर्वोच्च अदालत। तो कौन है सर्वोच्च अदालत? सुप्रीम कोर्ट। तो द एपेक्स कोर्ट टू हैज इनिशिएटेड अ कंसल्टेशन ऑन सैनिटाइजेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ स्टीरियोटाइप्स विज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बोल रहे हैं कि एपेक्स कोर्ट ने यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसके ऊपर इनिशिएट किया है। क्या किया है इनिशिएट? कि कंसल्टेशन किया जाए किस चीज़ के ऊपर? सैनिटाइजेशन यानी कि संवेदनशीलता दिखाई जाए किसके ऊपर? अगर कोई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कोई उनसे जुड़ा हुआ कोई स्टीरियोटाइप है तो उसके विरोध में बहुत ही संवेदनशीलता समझते हुए उसके ऊपर कदम उठाया जाए। While the introduction of sign language commentary for IPL is significant, बोल रहे हैं कि साइन लैंग्वेज कमेंट्री हुई IPL में बहुत महत्वपूर्ण है। लार्जर कॉन्वर्जेशंस ऑन इक्वालिटी और ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेस अवेट। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो है कि भाई बराबरी का अधिकार और कि हम भी जो ये मूक बधिर लोग हैं इनको भी चीज़ें एक्सेस हो सके, ये भी चीज़ों को एक्सेस कर सके, ये जो दो सवाल हैं ये अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। इट रिक्वायर्स अ रीशेपिंग ऑफ कम्युनिटी एटीट्यूड्स एंड अ रिकग्निशन ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल पर्सन्स। बोल रहे हैं क्या ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए? हमें रीशेप करना पड़ेगा। रीशेप करना मतलब कि दोबारा से इसको तैयार करना पड़ेगा, तोड़ मरोड़ना पड़ेगा। किस चीज़ का? कम्युनिटी का एटीट्यूड यानी कि हमारे समाज का जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है, उसको बदलना पड़ेगा। एंड अ रिकग्निशन ऑफ द नीड्स, और हमें ये समझना पड़ेगा कि इन सभी व्यक्तियों की ज़रूरतें क्या हैं, बेसिक ज़रूरतें क्या हैं। अब व्हील चेयर पर कोई व्यक्ति है अगर, तो वो सीढ़ियों के ऊपर तो व्हील चेयर को नहीं चढ़ा सकता, फिर उसको किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, आश्रित रहना पड़ेगा, राइट। लेकिन जैसा कि एक प्रावधान आया था कि हर एक स्कूल में जो है व्हील चेयर वाले लोगों के लिए रैंप्स बनाए जाएं, तो वो उससे क्या होगा कि वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में भी जा पाएगा, सामान्य स्कूल में भी जा पाएगा, और उसके अलावा उसको किसी की भी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से खुद भी अपनी व्हीलचेयर को खींच के ले जा सकता है धकेलते हुए, राइट। तो ये चीज़ें जो है ये जानना कि भाई उन लोगों को क्या ज़रूरत है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, ज़रूरतें हैं, ये समझना भी बहुत बड़ा। कम्युनिटी का एटीट्यूड तभी बदलेगा जब हम उनकी परेशानी और उनकी ज़रूरतें समझ पाएंगे, राइट। तो ये था पैसेज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What is the significance of IPL introducing sign language for commentary as described in the passage? क्या महत्व है जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उन्होंने हायर करा, इसमें यूज़ किया गया साइन लैंग्वेज का पूरा ये प्रोसेस, तो इसका क्या महत्व है? पैसेज में क्या कहा गया है? पैसेज में कहा गया है कि ये दर्शाता है कि अब हम हमारा जो है आगे विस्तार हो रहा है, हम इंक्लूसिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी को अपना रहे हैं, और साथ ही साथ हम एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स IPL's कमिटमेंट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो IPL का ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, और ये कमिटमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें कि कितना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, अच्छा बेहतरी हुई है, उसके प्रति IPL का जो कमिटमेंट है उसकी बात करें तो ये इनकरेक्ट हो गया। इट इंडिकेट्स A shift in IPL's marketing strategy to target new demographic of spectators। बोल रहे हैं ये इसलिए किया गया ताकि जो मूक बधिर लोग हैं उनको टारगेट किया जा सके, यानी कि ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, पर ये इंक्लूसिविटी का एक कंसेप्ट था।
It reflects IPL's focus on enhancing the aesthetic appeal of matches by adding sign language to visual elements of the game. बोल रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस गेम की खूबसूरती को और बढ़ाना, और इससे क्या होगा, लोगों को देखने में और मजा आएगा क्योंकि एक और उनको देखने लायक एलिमेंट मिल गया, एक और उनको देखने लायक चीज मिल गई इस मैच में. तो क्या ये उद्देश्य से किया गया? साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर कोई देखने लायक चीज है? नहीं ना, वो लोगों की मदद करने के लिए है. इट सिग्निफाइज अ मूव टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन स्पोर्ट्स, allowing spectators with auditory or visual disability to experience the excitement of the matches. बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी का वाला मूव है, कदम है, और जो कि अलाउ करता है दर्शकों को, जो मूक बधिर हों, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको, कि वो क्या करें, इन मैचेस को एंजॉय कर पाए. ठीक है. According to the passage, how does the introduction of sign language for commentary in IPL reflect on the state of disability rights in India? कि पैसेज के अनुसार जो ये साइन लैंग्वेज कमेंट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई IPL के मैच के दौरान में, इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में डिसेबिलिटी के प्रति क्या अधिकार है, उनके बारे में क्या आइडिया मिलता है. इट इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन डिसेबिलिटी राइट्स. तो हमने पैसेज में ये पढ़ा कि इससे पता चलता है कि अभी ये एक नया स्टेज है, इसको बहुत ज़्यादा भी विस्तार की ज़रूरत है. सो ये इनकरेक्ट है, एडवांसमेंट तो नहीं देखी गई. इट सजेस्ट दैट डिसेबिलिटी राइट्स इन इंडिया आर स्टिल इन अ नेसेंट स्टेट. ये दर्शाता है कि अभी भी ये नई स्टेज पर है, उभरती हुई स्टेज पर है. बट मूव ऑफ IPL इज़ अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एबलिज्म. बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. पैसेज की टोन कैसी है? कॉन्वर्जेशनल यानी कि बातचीत वाली टोन है, इंक्लूसिव है यानी कि समावेशी है, डिसमिसिव है यानी कि किस चीज़ को मना करने वाली है, स्केप्टिकल है या दुविधाजनक है. तो यहाँ पे जो टोन है वो इंक्लूसिविटी की बात करती है, इंक्लूसिव करने वाली है. ऑप्शन बी इज करेक्ट कि मूक बधिर लोगों को भी इंक्लूड किया गया इस एंजॉयमेंट की प्रक्रिया में, IPL की प्रक्रिया में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम द राइवलरी बिटवीन IPL टीम्स के, IPL टीम्स के बीच की दुश्मनी के बारे में चर्चा करी. तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. द हिस्ट्री ऑफ साइन लैंग्वेज इन स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स के इतिहास में साइन लैंग्वेज का क्या महत्व रहा. तो हमने अगर ऐसी बात करनी होती तो हम ये भी बताते कि कब पहली बार हुआ था, उसके बाद में कितना एडवांसमेंट हो गया, अब क्या नई चीज़ें हुई हैं, तो ये होती हिस्ट्री की बात. बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ. द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी इन स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में, स्पोर्ट्स की फील्ड में इंक्लूसिविटी का कितना ज़्यादा महत्व है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. Assess the statements regarding the introduction of sign language for commentary in IPL. कि IPL के बारे में, जो IPL के अंदर में साइन लैंग्वेज हमने इंट्रोड्यूस करी है, तो उसके बारे में क्या यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है. ठीक है. द इंट्रोडक्शन ऑफ साइन लैंग्वेज कॉमेंट्री इन IPL इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी. करेक्ट है ये कि इससे क्या होगा, जो मूक बधिर लोग हैं उनको भी समाज के अंदर हम शामिल करने का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. राइट. Aligning with global trends in sports accessibility and addressing the needs of Indian population with auditory impairments. जिससे क्या है, ये किसके समकक्ष है, जो दुनिया भर में ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, दुनिया भर में जो नियम कायदे कानून हैं स्पोर्ट्स के अंदर में, कि ऐसे लोगों के लिए भी ये चीज़ें एक्सेसिबल बनाई जाए, यानी कि इनको भी ये इन गेम्स का वगैरह का क्या बोलते, ये भी उसको देख सके, समझ सकें, ये एक्सेसिबिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए. तो ये उसके साथ में मेल खाता है. और नीड्स, जो इंडियन पॉपुलेशन है जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ऑडिटरी मतलब सुनने की, जो सुनने की तकलीफ है, उनको इसके अंदर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. तो बिल्कुल करेक्ट है, ए पार्ट करेक्ट है. ठीक है, ए इज़ ट्रू. अब बी पार्ट देखते हैं.
द मूव टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज कॉमेंट्री इन IPL इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि किसी चीज के परिणाम, इसके कोई परिणाम नहीं होंगे। एंड डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव डिसेबिलिटी राइट्स एंड एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा जो लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं उसके अंदर। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना कि यार IPL जैसा इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, अगर वो इंट्रोड्यूस कर सकता है साइन लैंग्वेज कमेंट्री, तो बाकी क्यों नहीं। तो बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट। सो A ट्रू B फॉल्स, A फॉल्स A ट्रू B फॉल्स, ऑप्शन B इज करेक्ट। अब हेडी वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। हेडी का मतलब होता है बहुत ही उत्तेजित, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा आपको स्टिमुलेट करने वाला। तो डल मतलब कोई उसके अंदर जानवान नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्टेबल स्थिर है। इंटॉक्सिकेटिंग जो अल्कोहल होती है उसके अगर इन्फ्लुएंस में कोई व्यक्ति कुछ करता है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड। तो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एट दैट टाइम, यानी कि वो उसके नशे में था, वो उसके एक्साइटमेंट में था, राइट। सो ऑप्शन डी इंटॉक्सिकेटिंग इज करेक्ट। अब हमें बताना है एंटोनिम। ये ज़रूर देख लेना कि क्या चूज करना है। मैंने एक बार क्वेश्चन बताते टाइम गलती कर दी थी, पूछा सिनोनिम था, मैंने एंटोनिम शायद बता दिया था, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने गलत बता दिया, राइट। तो एंटोनिम बताना है अनहेराल्डेड। अनहेराल्डेड का मतलब होता है जो ज़्यादा फेमस ना हो, अननोन या अनसेलिब्रेटेड, ठीक है। अननोन हो गया इसका सिनोनिम। तो ऑब्सक्योर मतलब होता है जिसको हम ज़्यादा जानते नहीं है, जिसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड यानी कि जिसको आप पहचान नहीं सकते, ठीक है, पहचाना नहीं जा रहा कोई आपसे। सेलिब्रेटेड मतलब जो बहुत प्रसिद्ध है। तो एंटोनिम बताना है, क्या हो गया, बहुत प्रसिद्ध, क्या हो गया इसका एंटोनिम, सेलिब्रेटेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है, किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ साइन लैंग्वेज कमेंट्री इन IPL, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट इज the first time in India that IPL's fervor has been communicated to spectators with auditory or visual disabilities through real-time sign language and ball-by-ball descriptive commentaries। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऐसा हुआ है ना, पहली दफ़ा हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। The introduction of sign language commentary is an insignificant step, कि ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रभावशील स्टेप नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। Does not make a strong statement in a country, और ये कोई ज़्यादा प्रभावशाली कदम नहीं है जो कि देश में कुछ नई लहर लेकर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। Where disability rights are still at a nascent stage, तो बोला कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब अब ये जम्बल्ड, पैरा जम्बल का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जम्बल्ड फॉर्म में है, ठीक है, इसको हमने रीअरेंज करना है। डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर। डेटा एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनर है, उदाहरण है किस चीज का, रीजंस ग्रीन थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये तर्क देता है ग्रीन थिंक टैंक। जो थिंक टैंक क्या होते हैं, जो लोग सोच विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसके ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर। कौन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE। बिकॉज व्हाट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स, क्योंकि जो हम नाप सकते हैं हम उसी में गलतियां पा सकते हैं और उसी को सुधार सकते हैं। जो चीज़ हम नाप नहीं सकते तो उसके अंदर हम सुधार कैसे लाएंगे, राइट। तो और सबसे बड़ी बात, अगर अपनी गलतियों को पहचानेंगे ही नहीं तो उसको सुधारने की तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती, है ना। तो अब डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। यही उदाहरण देता है, कौन दे रहा है ये तर्क, रीजंस द ग्रेट थिंक टैंक सेंटर। क्यों दे रहा है ये उदाहरण, क्योंकि जो हम नाप सकते हैं हम उसी को फिक्स कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्म में है। रीजन से नहीं स्टार्ट होगा, डेटा से स्टार्ट होगा, डेटा से स्टार्ट होगा, रीजन से नहीं होगा। तो ए और बी तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। डेटा इज अ ग्रेट एक्सप्लेनर, रीजंस ग्रीन थिंक टैंक फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बिकॉज व्हाट वी कैन मेजर वी कैन फिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंस्ट्रक्शन क्रू सॉ the amount of heavy digging work ahead of them and realized it was going to be a Herculean task। कंस्ट्रक्शन क्रू सॉ पास्ट की घटना है, ठीक है, उन्होंने देखा कि जितना हैवी डिगिंग काम वहां पे चल रहा था तो उनको ये समझ में आया कि ये बहुत हरक्यूलियस एक
राजा शायद थे। ट्रोजन वॉर के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो, अगर सुना हो कभी, जिसके अंदर घोड़े के शेप की लकड़ी का घोड़ा बनाया था, उसके अंदर वो गिफ्ट के तौर पे छोड़ गए थे और फिर ट्रॉय के पास में, और फिर उन लोगों ने उसको अंदर ले लिया था, पर उस लोहे घोड़े के अंदर में सैनिक छुपे हुए थे, फिर उन्हें रातों रात पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। तो हरक्यूलिस जो है वो एक राजा थे, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली थे। उनको हरा पाना मतलब कोई मुश्किल, इतना आसान काम नहीं था। बड़े बड़े धुरंधर भी उनके आगे विफल हो जाते थे। तो हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत मुश्किल, बहुत कठिन टास्क है, राइट। तो ईजी टास्क, ईजी मतलब बहुत आसान टास्क, तो आसान टास्क तो है नहीं। अगर आसान होता तो हरक्यूलियन नहीं बोलते। अ टास्क मेड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू करेक्ट और इम्प्रूव इट, एक ऐसा कार्य जो किसी चीज को सुधारने के लिए किया जा रहा हो, तो वो भी इनकरेक्ट है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज का रिजॉल्व करना, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना, तो ये भी इनकरेक्ट है। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, पैराजंबल का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, इनके बीच में ए बी सी डी को हमने रीअरेंज करना है। अदर दैन अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स ऑफ फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, द क्वैक्वेरली साइमंड्स World University Rankings 2024 released on Tuesday have failed to bring cheer to the country's education sector। बोल रहे हैं कुछ अच्छे जगहों पे, कुछ अच्छे स्पॉट्स, ब्राइट स्पॉट्स मतलब कुछ रैंकिंग में उनकी सुधार है, एक दो नाम है कुछ अच्छे, उसके अलावा कोई भी इंडियन जो एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए कोई अच्छी रैंकिंग नहीं मिली है। एक क्वैक्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकली है 2024 की ट्यूसडे को, उसके अंदर ज़्यादा कुछ अच्छी रैंकिंग नहीं मिली है। रैंक्ड 149th IIT बॉम्बे हैज़ मेड इट टू द टॉप 150 लिस्ट। तो ये सबसे ऊंचा रैंक हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होएगा, क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग की बात करें उसके बाद एक्सप्लेन करने लग रहे हैं ना क्यों ये रैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं है। The University of Delhi, ranked 407th, and Anna University 427th, have entered the top 500 टायर। फिर उसके बाद 150 के बाद 500 का टायर आया, तो 500 के अंदर में दो यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और अन्ना यूनिवर्सिटी, इनकी रैंकिंग बनी हुई है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इन ऑल 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज अप फ्रॉम 41 find a place in the latest rankings that feature 1500 institutes। बोल रहे हैं कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 45 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको इसमें, जो कि पहले कितनी थी 41 यूनिवर्सिटीज, तो उनको इसमें जगह मिली है इस लिस्ट में टॉप 1500 इंस्टीट्यूट्स की जिसमें रिसर्च की गई थी उसके लिए। However, the situation is largely bleak as most other so-called prestigious institutes and universities have slipped in QS rankings। तो बोल रहे हैं कि हालांकि स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, गंभीर है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी इस QS रैंकिंग में उनकी स्लिप हो चुके हैं मतलब निचले पायदान पे आ चुके हैं। इंक्लूडिंग अदर IITs, IISc बेंगलुरु मतलब बाकी IITs को भी शामिल किया गया है इसमें। IISc बेंगलोर भी शामिल है जो कि टॉप रैंकिंग रखते हैं हमारे देश के अंदर, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, पर इनकी भी QS रैंकिंग जो है वो स्लिप हुई है। तो अगर ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे रैंकिंग आई है तो मतलब ये फिर भी थोड़ा हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी बात है, बट ओवरऑल सिचुएशन जो है बाकी IITs की रैंकिंग गिर चुकी है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फिर टोटल अगर इन टोटल बात करें तो 45 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका नाम इस लिस्ट में आया है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। द शिफ्ट इन पोजीशंस कुड बी अट्रीब्यूटेड टू अ रीसेट इन मेथडोलॉजी अप्लाइड दिस QS एडिशन। बोल रहे हैं ये जो चेंज हुआ है, स्लिप हुआ है, पोजीशंस में परिवर्तन आया है, वो इसलिए भी हो सकता है कि QS ने अपना जो तरीका है, मेथड है, जिस तरीके से पहले वो यूनिवर्सिटीज़ को आंकलन करते थे और अब जिस तरीके से किया है उनने, उसमें उनने चेंज लाया है। अब क्या इंट्रोड्यूस किया है? विच इंट्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एंड इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क इन द असेसमेंट क्राइटेरिया। इसमें इन्होंने सस्टेनेबिलिटी शामिल कर दी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम शामिल कर दिए कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के बच्चों को कितना प्लेसमेंट मिल रहा है और कितना यहाँ पे इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क बन रहा है, ये सब क्राइटेरियाज भी इन्होंने ऐड ऑन कर दिए हैं। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया? ABDC। ए से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन A और ऑप्शन D वैलिड है, B और C एलिमिनेट हो जाते हैं। AB, DC, CD, तो CD नहीं है, DC है, ऑप्शन A इज करेक्ट। The authorities' preparedness
फॉर डिजिटल प्राइवेसी। और आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि शॉर्ट ट्रिक्स बता दो, तो यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि आप नाउन प्रोनाउंस देखिए, नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आता, ये आपको पता है। तो जिस स्टेटमेंट में नाउन मेंशन है उसके बाद में अगर और बाकी स्टेटमेंट में ही, हिज, ये सब मेंशन है तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, राइट। तो यही तो आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको पता चल गया कि कहीं पे ही लिखा है और ही को मेंशन नहीं किया गया, दैट मीन्स ऊपर कहीं पे या नीचे और स्टेटमेंट्स में कहीं पे नाउन होगा, ठीक है। The authorities' preparedness for digital privacy protection is under the scanner once again। बोल रहे हैं जो हमारी सरकार है उनकी जो तैयारी है डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन को, वो फिर से अब जांच के घेरे में आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ मेजर डेटा ब्रीच लीडिंग टू लीकिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। क्यों? क्योंकि ये तर्क दिया, ये रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। डेटा ब्रीच मतलब डेटा की चोरी, डेटा के अंदर हस्तक्षेप हुआ है। किसका डेटा है? लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो चुका है, जिन लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगी थी उसका। Now is the time for a relook at the safety regime and ally doubts about the security aspects of e-platform। बोल रहे हैं अब ये बहुत सही समय है कि हम दोबारा से पुनर्विचार करें हमारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, रिजिम मतलब सेफ्टी नॉर्म्स, जो नियम कायदे कानून हैं उनको, उसके अंदर जो भी डाउट्स हैं उनको दोबारा से जांचें पढ़ के और उसके ऊपर कानून बनाए। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ई प्लेटफॉर्म के जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर कुछ भी नियम बनाने चाहिए वो करें। द चैलेंज फॉर नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ओनली गेट्स टफर बट दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। बोल रहे हैं ये जो चैलेंज बन रहा है नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, ये और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, डे बाय डे और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यही रिक्वायरमेंट है आज के दिन की, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, अगर हम एक जगह पे स्टेबल रहेंगे तो हमारा डेटा जो है वो चोरी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। The possibility that this could be previously stolen data adds to the mounting concern। बोल रहे हैं ये जो संभावना है कि जो ये डेटा है ये पहले चुराया गया था, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इतने समय पहले ये डेटा चुरा लिया गया था। एवरी सिटीजन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ डेटाबेस वुड एक्सपेक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट। अब हम आम जन नागरिक हैं, है ना, आजकल हमारे सारे डेटाज जो हैं, बैंकिंग सिस्टम हो गया, पर्सनल डेटा हो गया, ऑफिशियल डेटा हो गया, सब आधार से लिंक्ड है। हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, सब आधार कार्ड से लिंक्ड है, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है। तो बोल रहे हैं कि अगर इस डेटा को हम आम जनमानस, आम नागरिक जो हैं देश के, हम ये उम्मीद रखते हैं कि अगर सरकार हमसे डेटा ले रही है, कोई हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो समय समय पर इस चीज़ की जाँच करेंगे कि वो डेटा हमारा चोरी ना हो और कोई उसका मिसयूज़ ना करे। with the mandated policy to monitor the inbuilt safety provisions। और एक ज़रूरी mandated यानी कि mandatory मतलब बहुत ज़रूरी, जिसको आप टाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते, वैसा प्रावधान होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कि इनबिल्ट सेफ्टी प्रोविजंस को मॉनिटर करना है यानी कि जांचना है। While ordering an inquiry, एक इंक्वायरी बिठाते टाइम द सेंटर हैज़ बिन क्विक टू डिनाई। तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने एकदम तत्परता से डिनाई कर दिया, मना कर दिया उन सभी तर्कों को, उन सभी क्लेम्स को दैट डेटा ऑन वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कोविन हैड बीन असेस्ड बाय अ टेलीग्राम बॉट वेब रोबोट। बोल रहे हैं कि ये सभी जो दावे हैं उनको उन्होंने खारिज कर दिया कि जो वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म कोविन वेबसाइट बनी थी ना, कोविन की ऐप भी आती थी जिसके अंदर हमारे आसपास के इलाके में 100 मीटर के दायरे में अगर कोई कोविड पेशेंट आता था तो उसकी पता चल जाता था कि इतने केसेस आए हैं, इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वो जो साइट थी, वो जो प्लेटफॉर्म था, उससे डेटा चुरा लिया गया है और चुराया भी किसके द्वारा गया है? एक वेब रोबोट जिसका नाम है टेलीग्राम बॉट, उसके द्वारा। अब सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा कि जहां अथॉरिटीज़ की जो डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो जांच के घेरे में है। क्यों है जांच के घेरे में? क्योंकि पर्सनल डेटा लीक हुआ है कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसके बाद में क्या घटनाक्रम चला है, तो सरकार ने जांच के दायरे में जांच बैठाई, पर उनने सीधे तौर पे मना कर दिया कि नहीं हमने कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जब आपने जांच बैठाई है दैट मीन्स ऐसा कुछ हुआ है, तभी आप जांच करवा रहे हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट आता है जहाँ पे व्यक्ति बोलता है कि पॉसिबिलिटी कि ये डेटा पहले से चुराया गया हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता और ये और ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि हम लोग अगर अपना डेटा सरकार को देते हैं तो जाहिर सी बात है हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो इसको सीरियसली लें, इसके ऊपर जांच पड़ताल करते रहें समय समय पर, और फिर अंत में कि अब सही समय है कि हम अपने सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं, नियम जो हैं, उनको परिवर्तन करें, उनको जांचें। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो PSRQ, P से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, PSRQ ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू बी ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग। To be in a state of extreme happiness and joy, option A is correct. To be in a state of deep sadness, sadness नहीं होता, and despair. To be confused, confused भी नहीं होता. To be angry, angry भी नहीं होता. Option A, to be in a state of extreme happiness. The trend of getting an IIM degree after IIT has slackened a bit. बोल रहे हैं ये जो दौर था, ट्रेंड क्या होता है यूजुअली कि जो एक चल रही होती है प्रक्रिया ना, सब लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, अंधी भेड़ बने होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रेंड था कि IIM की डिग्री चाहिए IIT के बाद में, वो स्लैकन मतलब कमज़ोर हुआ है थोड़ा बहुत, बट नॉट द यर्निंग टू क्रैक द UPSC कोड। लेकिन जो एक उत्साह है कि UPSC हमें कोड करना है, क्रैक करना है, UPSC हमें निकालना है, वो जो है वो अभी तक कम नहीं हुआ, वो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। चूजिंग नॉन कोर वर्क इज़ एन इंडिविजुअल्स राइट। तो अगर आप नॉन कोर वर्क चूज करते हैं तो ये आपका अधिकार है, बट what IIT Madras director V. Kamakoti is alluding to warrants attention at the highest level। लेकिन जो IIT मद्रास के डायरेक्टर जो कुछ वार्निंग दे रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन इस टाइम पे ज़रूरत है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। IIT graduates making a beeline for higher studies or employment abroad is a well entrenched rite of passage। बोल रहे हैं कि IIT graduates जो हैं एक बहुत लंबी कतार में लगे हुए हैं, बहुत लंबी एक क्यू बना रहे हैं कि भाई हायर स्टडी या एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको बाहर जाना है। तो ये क्या है, वेल एंट्रेंस्ड मतलब हो गया कि ये उनका दिमाग में फिट बैठ चुका है कि भाई ये तो उनका अधिकार है, ये उनको करना ही करना है, तो ये उनका अधिकार सा बन चुका है एक तरीके से, ठीक है। और राइट ऑफ पैसेज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के ज़िंदगी का एक ऐसा अहम पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट डे, जैसे कि आपका शादी वाला दिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास दिन होता है, आपकी ज़िंदगी भर वो यादें रहती हैं, तो वैसा एक टाइम बन चुका है कि हमें बाहर जाके हायर स्टडीज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना। उनके माथे पे एक लक्ष्मण रेखा, पत्थर की लकीर जैसे खिंच चुकी है कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा, ये सबसे जॉयफुल मोमेंट होगा। ग्रेजुएट्स ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस मेकिंग करियर चॉइसेस अनरिलेटेड टू व्हाट दे हैव स्टडीड पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द यूटिलिटी ऑफ स्टेट फंडेड एकेडमिक प्रोग्राम्स हेल्ड बाय हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएट्स हैं, अब कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो आपको जाके कहीं पे इंग्लिश पढ़ाने लग जाए, ठीक है, या फिर कोई सिविल इंजीनियर है, वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, UPSC करके क्लियर करके SSC CGL क्वालिफाई करके वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हाई है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपने करियर में ऐसी चॉइसेस ले रहे हैं जो उनकी जो स्टडी करी है उससे विपरीत है, उससे भिन्न है। और ये क्या करता है, हमारे स्टेट फंडेड मतलब सरकार द्वारा जो फंड मिलता है एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, जिनको हेल्म्ड मतलब चलाते हैं, कौन चलाते हैं, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी चलाते हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि भाई क्या ऐसी बात है कि हमें इस चीज़ में बच्चे अपनी कोर फील्ड में एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहते और फील्ड चेंज करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। One can only nod in agreement when the director of country's top-ranking institution of technology, IIT Madras, observes that more and more engineers opting for non-engineering jobs is a waste of resources। बोल रहे कोई व्यक्ति बस उनके हाँ में हाँ ही मिला सकता है जब डायरेक्टर, देश के टॉप रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के डायरेक्टर अगर ये पाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, जो कि एक वेस्ट है, रिसोर्सेज का वेस्ट है। तो यही इन्होंने जो बोला ऑब्जर्वेशन, इन्हीं की ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत उन्होंने बताई ना, यानी कि S के पहले आएगा, P बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P पहले आ रहा है,
एस पहले यहाँ पे पी पहले आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे तीनों में बाकी एस पहले पी बाद में। अब ये स्थिति जो है IIT ग्रेजुएट्स की, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे करी ना कि नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है की जॉब के ऊपर जा रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं इंजीनियरिंग के बच्चे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा क्योंकि यहाँ पे समस्या का इंट्रोडक्शन किया गया। अब वो कैसे कैसे जा रहे हैं, या तो वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जा रहे हैं, या फिर वो ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसी जॉब्स ऑप्ट कर रहे हैं जो उनकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों जो समस्याएं हैं ये इसके बाद में आएंगी, राइट। तो पहले आएगा कि ग्रेजुएट्स जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के हैं वो अलग फील्ड में जा रहे हैं, जो हमारे स्टेट फंडेड, सरकार द्वारा संचालित, सरकार द्वारा फंड प्राप्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिक करिकुलम्स के ऊपर सवाल खड़े करता है। अब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, कैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, IIT ग्रेजुएट्स जो है वो लाइन लगा के खड़े हैं हायर स्टडीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाहर जाने के लिए। उनके दिमाग में फिक्स पैटर्न बन चुका है। और ये जो ट्रेंड है कि IIT के बाद में IIM की डिग्री चाहिए, इसमें तो थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन IIT के बाद में UPSC क्रैक करना है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, SRQP। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The new employee's behavior was quite amicable when he met his colleagues for the first time। अब amicable का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। amicable का मतलब होता है काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, ठीक है, सबसे मिलजुल के चलने वाला वैसा। तो जो नया एम्प्लॉय था उसका बिहेवियर जो है बाकी कलीग्स के प्रति पहली दफ़ा में बहुत amicable था, बहुत फ्रेंडली था। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति खड़ूसता आ जाए तो उसका बिहेवियर कैसा था, हॉस्टाइल, यानी कि शत्रुतापूर्ण। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोऑपरेटिव, पोलाइट, ये तीनों जो है वो एमिकेबल के ही सिनोनिम है, हॉस्टाइल जो है एंटोनिम है। The team is hoping that their innovative approach will help them dash the competition। क्या करने मिलेगा उनको, कंपटीशन जीतने मिलेगा। जीतने को क्या बोलते हैं, एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ देना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना। सरमाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर विजय पाना या जीत जाना। एनजेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ उत्पन्न करना। तो यहाँ पे हम जीतने की बात करें ना कि टीम उम्मीद कर रही थी कि उनका जो इनोवेटिव आइडिया है उससे वो कंपटीशन जीत जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In recent years, the global media landscape has undergone a dash। बोल रहे हैं अभी हाल फिलहाल के समय में जो दुनिया भर का मीडिया का जो दायरा है, मीडिया का जो एक फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा अंडरगॉन अ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब कुछ परिवर्तन आया है। The rise of digital platforms and social media has dashed the way information is disseminated and consumed। तो जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ध्रुव राठी का चैनल हो गया, अभी न्यू हो गया, बीइंग ऑनेस्ट हो गया, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं। क्या हुआ है, हैज़ डैश, उन्होंने चेंज कर दिया है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट दी जाएगी या कंज्यूम की जाएगी। विद दिस चेंज कम्स द ग्रोइंग इशू ऑफ डैश न्यूज़। तो इस चेंज के साथ में क्या आ रहा है, फेक न्यूज़ की समस्या बढ़ रही है ना, which has led to widespread misinformation and eroded public trust in traditional media outlets। और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जिसकी वजह से eroded मतलब कमी हो जाना, किसी चीज़ में नुकसान पहुंचाना। तो eroded मतलब पब्लिक का ट्रस्ट उन्होंने कम किया है ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, जो आमतौर पे मीडिया हाउसेस चलते हैं ना, उनके ऊपर हमारा विश्वास कम हो गया है। To combat this, it is imperative that governments, media organizations and citizens take dash measures। तो इनसे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है, imperative मतलब बहुत ज़रूरी है कि सरकारें, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और हम आम नागरिक क्या है, टेक डैश मेजर्स। स्ट्रिक्ट मेजर्स हो सकता है, लीनियंट मेजर्स हो सकता है, किसी तरीके के कदम उठाने के लिए बात की जा रही है। हाल फिलहाल के सालों में ग्लोबल मीडिया लैंडस्केप हैज़ अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, रिडक्शन मतलब कमी, स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता, डिप्लीशन मतलब अगेन कमी किसी चीज़ की। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
The rise of digital platforms and social media has dashed the way information is disseminated and consumed, has maintained बनाए रखा है, hindered रुकावट डाली है, revolutionized मतलब किसी चीज़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, तो उन्हें चेंज करा है ना जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कंज्यूम की जाती है. डाइल्यूटेड मतलब किसी के नुकसान को कम करा है और पतला या कमज़ोर कर दिया है. सो revolutionized, ऑप्शन सी इज करेक्ट. With this change comes the growing issue of dash news, fictional मतलब मनगढ़ंत, और outdated मतलब पुरानी, biased मतलब किसी एक के पक्ष में और एक के विपक्ष में, fake मतलब झूठी. सो यहाँ पे fake news की चर्चा ज़्यादा होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. To combat this, it is imperative that governments, media organizations and citizens take dash measures. Passive का मतलब होता है कि निष्क्रिय, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. काउंटर प्रोडक्टिव मतलब जो ज़्यादा प्रभावशाली ना हो, उल्टा असर डाले. प्रिकॉशनरी मतलब बचाव के, खतरे से बचने के उपाय. तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं, यानी कि पहले ही ऐसा कुछ गलती हो उसके बाद में आप कुछ कदम उठाओ, उससे पहले है बेटर है कि आप पहले ही ऐसे कदम उठा लें कि ऐसी कोई गलती हो ना, फेक न्यूज़ फैले ना. एग्रेसिव मतलब आक्रामक, तो हमें आक्रामक कदम भी नहीं उठाना, हमें प्रिकॉशनरी कदम उठाने हैं. जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो सीधे उसको फॉरवर्ड करने की बजाय क्या करें, जांच करें कि भाई ये मैसेज जो आया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हिंदुस्तान का जनगण मन इंटरनेशनल यूएन के प्लेटफॉर्म पे सबसे बेस्ट नेशनल एंथम का अवार्ड दिया गया है, तो ये एक्सेप्ट करने से पहले उसकी रिसर्च कीजिए. कितना टाइम लगता है, टाइप करो यूनेस्को इंडियन नेशनल एंथम लेटेस्ट अचीवमेंट, कुछ ऐसा कुछ टाइप करो. गूगल पे आप जब पबजी खेलना सीख सकते हो, किसी ने सिखाया था? नहीं ना. आप इंस्टाग्राम चलाना सीख सकते हो, किसी ने सिखाया था आके? नहीं ना, खुद ही सीख गए. तो ये रिसर्च करना कितना मुश्किल काम है, और आप पढ़े लिखे जब बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा. Irreverent behavior toward anything held sacred or concerning God. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है को, मतलब ऐसा ईश्वर के प्रति या कोई चीज़ जिसको धार्मिक माना जाता है उसके प्रति बड़ा बेरुखा सा या फिर उसका अनादर करने जैसा व्यवहार, उसको क्या बोला जाता है? पहला वर्ड है एग्नोटिसिज्म का मतलब होता है ये मानना कि भाई भगवान जो है हम उनको जान नहीं सकते, कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है. वो बोलेंगे सबूत कहाँ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं. पैंथिज्म का मतलब होता है यूनिवर्स जो है वो भगवान की संरचना है, भगवान ने बनाया है, उनका मैनिफेस्टेशन है. थियज्म का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास रखता है. और ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, भगवान को अभद्र कुछ गलत बोलना. सो ऑप्शन डी ब्लास्फेमी इज करेक्ट. Many countries throughout the world have achieved full digitalization. दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया है. Initially the entire world transitioned to digitalization. शुरुआत में पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है. This type of internet is known as metaverse. इस तरीके का इंटरनेट जो है उसको मेटावर्स बोलते हैं. This existing kind of internet technology which gives us access to various aspects is about to change into a better and newer version. जो ये existing technology है, हमारा अभी का इंटरनेट है जो हम 2G 4G 5G यूज करते हैं, ये चेंज होने वाला है, जो कि अभी हमें बहुत अलग अलग पहलुओं से दर्शाता है, अवगत कराता है. अब ये चेंज होने वाला है और ये और बेहतर और नए वर्जन इसके आने वाले हैं. AI जो है उसके बारे में सब जानते हैं. चैटबॉट जो है, चैट GPT, इसके बारे में सब जानते हैं. कितना परिवर्तित कर दिया है, कुछ भी पूछो वो जवाब देता है. The metaverse is an intriguing technology that has been described as the newer version of internet. बोल रहे हैं अब ये metaverse का इंट्रोडक्शन known as metaverse, तो known as metaverse फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया जाएगा, फिर उसके बाद में metaverse के बारे में बता रहे हैं ना कि ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसको नया वर्जन कहेंगे इंटरनेट का. तो ये C जो है वो पहले आएगा E से, C E से पहले, C E से पहले, C E से पहले, E C से पहले. इनकरेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? डी स्टेटमेंट, जहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी का जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो चेंज होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, उसका नया और बेहतर वर्जन होने वाला है. और ये जो नया और बेहतर वर्जन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेटावर्स बोलते हैं. ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट. डी फर्स्ट, यहाँ पे बी है, ए है, डी फर्स्ट. डी और सी देखो दोनों मैच कर रहे हैं और ई बाद में है.
ठीक है। द मेटावर्स बहुत इंट्रिगिंग टेक्नोलॉजी है जो कि नया वर्जन कहा जाता है इंटरनेट का। उसके बाद में आएगा, इनिशियली तो पूरी दुनिया जो है वो ट्रांजिशन हो गई थी किसमें, डिजिटलाइजेशन में। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने फुल डिजिटलाइजेशन अचीव कर लिया है। स्वराज और पूर्ण स्वराज दो अलग अलग बातें हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि डिजिटलाइजेशन और कंप्लीट डिजिटलाइजेशन बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, होली दिवाली जलाने के लिए आप बहुत बड़ी आग जो जलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन फायर। क्या बोलते हैं, बॉन फायर। सो ऑप्शन डी बॉन फायर इज करेक्ट। फायर पावर, फायर पावर का मतलब होता है शक्ति, फेस्टिविटी मतलब उत्सव, फायर फाइट मतलब मुठभेड़। इट इज रिपोर्टेड दैट शी हैज विन अ प्राइज, रिपोर्ट किया गया, पास्ट की घटना है तो विन नहीं आएगा, शी हैज वन आएगा, ठीक है। शी हैज वन ऑप्शन डी, अ प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट अ रियलिटी शो। ये रिपोर्ट किया गया कि उसने 10 लाख रुपए का प्राइज मनी जीता है एक रियलिटी शो में। शी हैज वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जोसेफ ओपन द बाइबल, जोसेफ ने बाइबल खोली। अब इसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जोसेफ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। बाइबल क्या है, द बाइबल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ओपन मतलब खोलना, मतलब ये हमारा वर्ब है। सो द बाइबल अब खोली गई होगी तो बाइबल वॉज, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। द बाइबल वॉज ओपन्ड, किसके द्वारा ओपन की गई, ओपन्ड बाय जोसेफ। द बाइबल इज बीइंग, खोली जा रही है, इज ओपनिंग नहीं होगा। द बाइबल वॉज ओपन्ड बाय जोसेफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।